चल, हेरिडिटी का मतलब समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज ट्रेड्स। कई जगहों पर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड लिखा होगा, कई जगहों पर ट्रेड्स लिखा होगा, एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स वर्ड भी यूज हो सकता है। जो फीचर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम किसे ट्रांसफर होते हैं? फ्रॉम पेरेंट्स टू, जो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहे हैं, यंग वंस में ट्रांसफर हो रहे हैं। यंग वंस की जगह हम ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि नए जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग, ठीक। या फिर चाइल्ड भी बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड यूज होता है प्रोजेनी, तो प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। मैं आपको ये सारे वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी वर्ड आए तो हमें पता रहे, ठीक। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, लाइक आपका आई का कलर, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, आपकी आईज की शेप, नोज की शेप, सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? पेरेंट से मिलती हैं। तो ये सारी चीजें ही, हम इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स, लाइक आई कलर, लाइक हाइट एटसेट्रा, फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। यंग वंस को और क्या बोल सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि हम कैसे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। स्किन कलर कैसा होगा, नोज की शेप कैसी होगी, आईज की शेप कैसी होगी, कान की शेप कैसी होगी, सब कुछ। हेयर्स कैसे रहेंगे, कुछ देखा है, कुछ कर्ली हेयर्स होते हैं, कुछ स्ट्रेट भी हेयर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे रहेंगी, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पेरेंट्स से क्या ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये हेरिडिटी की डेफिनेशन है, इसको कॉपी। सो हेरिडिटी हो गया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। सिंपल सी डेफिनेशन ही हो गई। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को ये प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरे चैप्टर को, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। ठीक है, ये पीछे वाली रो बात नहीं करेगी बिल्कुल भी, यही ध्यान दे लो पढ़ाई में। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जिसका नाम है डीएनए कॉपिंग। क्या नाम है इस प्रोसेस का? जिसमें डीएनए कॉपी होता है, फादर का भी और मदर का भी। डीएनए वो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जो फादर से और मदर से ट्रांसफर होने वाली है फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। कुछ इंफॉर्मेशन फादर से आएगी और कुछ इंफॉर्मेशन मदर से आएगी और फिर वो इंफॉर्मेशन कंबाइन हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में? डीएनए का कॉपी होना। डीएनए का कॉपी होता था विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शंस। क्या बोलते थे उनको? बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस जो थी वो क्या थी? तो डीएनए कॉपिंग किससे होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में हो रही है, और कैसी रिएक्शंस हो रही हैं? ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से डीएनए क्या होता था? कॉपी होता था, और डीएनए कॉपी होने के बाद आगे ट्रांसफर होता था। अर्णव आर्यनपाल इधर ध्यान दो क्लास में। फिर ये जो डीएनए कॉपिंग के लिए बायोकेमिकल प्रोसेस का, बायोकेमिकल रिएक्शंस का यूज हो रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल। ये रिलायबल नहीं होती हैं, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी ना होने का मतलब है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा नहीं किया जाने का मतलब यह है कि ये डीएनए कॉपी करेंगी तो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या कर देंगी? एरर्स। हर बार कुछ ना कुछ क्या कर देंगी? कई बार ज्यादा एरर्स, कई बार कम एरर्स, लेकिन एरर्स होंगी। ठीक है, तो सिमिलर कॉपी बनेगी, एग्जैक्ट नहीं बनेगी। सिमिलर बनेगी,
एग्जैक्ट नहीं बनेगी, उसमें हर बार थोड़ा बहुत क्या आएगा, एरर्स, थोड़ा बहुत क्या आएगा हर बार, चेंज। चेंज आने का मतलब है वेरिएशंस आएंगे, क्या आएंगे हर बार, थोड़ी बहुत, कई बार ज्यादा और कई बार, ठीक है। हम अपने भाई बहन जैसे करते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी आदतें मैच होती हैं, लेकिन क्या सारी मैच होती हैं? बहुत सारी चीजें अलग भी तो होती है ना। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? वेरिएशंस आने की वजह से, क्योंकि डीएनए कॉपी जो होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से होता है, एंड दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल एट ऑल, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ये करते तो हैं कॉपी, लेकिन एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, एरर्स कर देते हैं। उन एरर्स की वजह से क्या आती हैं, वेरिएशंस। ये चीज समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है सभी को? और इन्हीं की वजह से क्या होती हैं, वेरिएशंस जनरेट होती हैं। और फिर वो वेरिएशंस जब इकट्ठी होती चली जाती हैं, एक जनरेशन में आई, फिर दूसरी जनरेशन में आई, फिर तीसरी जनरेशन में आई, फिर चौथी जनरेशन में आई, फिर पांचवी जनरेशन में आई, क्या हर बार वेरिएशन सेम आएगी या हर बार वेरिएशन भी चेंज होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, कभी शेप में आ जाएगी, कभी हाइट में आ जाएगी, कभी कलर में आ जाएगी, हर बार वेरिएशन भी क्या होती रहेगी, चेंज। तो जब ये वेरिएशन चलती 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 बढ़ती 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 चली जाती है, तो एक मिलियंस ऑफ ईयर्स के समय के बाद हमें नई स्पीशीज देखने को मिलती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ये आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद की बात कर रहा हूं, कई साल बाद, बहुत साल बाद, जब ये वेरिएशंस बढ़ती 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 चली जाती हैं, एक आदि में आएगी कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये बढ़ती 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 चली जाएंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन, नई नई स्पीशीज देखने को मिलेगी। तो प्रोसेस कहां से शुरू हुआ था? हेरिडिटी से। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? डीएनए कॉपी किसकी हेल्प से होता है? क्या ये रिलायबल है? दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ये रिलायबल नहीं होती है, क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ क्या करती है, उन एरर्स की वजह से क्या आती हैं, थोड़ा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रहती हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम वैसे क्या था लेकिन अब कौन सा पार्ट कट हो गया, इसलिए हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से यंग वंस में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी होती है एक सेल के अंदर। मेल्स में उस सेल को हम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को मेल्स के अंदर बोला जाता है स्पर्म, और फीमेल्स के अंदर, तो देखो इसमें अपने पास नेक्स्ट लाइन में स्टार डालकर, all the information that has to be transferred, all the information that has to be transferred from parents to young ones, from parents to young ones is carried in the cell, ब्रैकेट में लिखना यूज्ड इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यूज्ड इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सारी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर करेगी, जो ट्रांसफर होगी, वो किस में होती है, सेल के अंदर होती है, वो सेल जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मेल्स के अंदर उस सेल को क्या बोलते हैं, और फीमेल्स के अंदर, तो उसमें फुल स्टॉप लगाकर उसी के आगे से लिखना शुरू करेंगे। In males, this reproductive cell is known as sperm. In males, this reproductive cell is known as sperm, and in female, this reproductive cell is known as, in female, this reproductive cell is known as ओवा और एग, ओवा और एग। क्या बोलते हैं इस रिप्रोडक्टिव सेल को हम, ओवा या फिर एग। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? अब थोड़ा सा पार्ट हम 9th क्लास का रिवाइज करेंगे और फिर उसको 10th क्लास से लिंक करने की कोशिश करेंगे। चलो शांत हो जाओ और ध्यान दो। आपके पास एक सेल होता है, बस बात नहीं करनी,
9th का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और उसको 10th क्लास से लिंक करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक सेल होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अगर मैं इस न्यूक्लियस को जूम कर दूं तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद है, जो कि बहुत एंटेंगल्ड फॉर्म में होता है, उलझा हुआ होता है। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटीन मटेरियल, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे जैसा होता है, जो कि एंटेंगल्ड फॉर्म में है, उलझा हुआ है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अभी भी कुछ जने बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात की जरूरत नहीं है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं हम उसको? क्रोमेटीन मटेरियल। ये थ्रेड जैसा होता है, उलझा हुआ होता है, ठीक है। बीच में वो भी होता है न्यूक्लियोलस, लेकिन फिलहाल हमारा उसका कोई रोल नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे क्रोमेटीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्रोमेटीन मटेरियल जो होता है, ये आपका एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो ट्रांसफर होने वाली है पेरेंट से यंग वंस में। जब सेल डिवाइड होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो क्रोमेटीन मटेरियल है, ये एक प्रॉपर रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है, कुछ इस तरह से। और इस रोड शेप स्ट्रक्चर को हम जानते हैं क्रोमोसोम के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो पेरेंट से यंग वंस में जाने वाली है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होने पर होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो ये क्रोमेटीन मटेरियल एक स्पेशल रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यहां तक किस किस को समझ आ रहा है? ये सारी चीजें ऑलरेडी हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर बातें करोगे तो फिर मुझे यहां से भेजना पड़ेगा उस बच्चे को। यहां पर ये जो क्रोमेटीन मटेरियल था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, याद है? ये फोटो पहले भी देखी है। ये जो क्रोमेटीन मटेरियल है, मैगी नहीं है, ये क्रोमेटीन मटेरियल है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। जब देखो अभी ये एंटेंगल्ड फॉर्म में उलझा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उलझा हुआ है। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये एक प्रॉपर शेप ले लेता है, और इस प्रॉपर शेप को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये किस किस को समझ आ रही बात? फिर इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इसके ऊपर डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म याद आ रही है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये है ना जैसे क्रोमोसोम। देखो ये कुछ कुछ वही पिक्चर है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन अभी सेल डिवाइड हो रहा है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में ये जो है, ये पूरा पार्ट हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ये क्या कहला रहा है बच्चों? डीएनए। क्या कहला रहा है ये? तो बेसिकली क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। किससे बना होता है ये? क्या फुल फॉर्म बता रहे हैं आप डीएनए की? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों। अब ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो चला जाता है वो पैकेजिंग में चला जाता है। किस में चला जाता है? पैकेजिंग में चला जाता है। और कुछ ही पार्ट इसका फंक्शनेबल होता है। जो पार्ट इसका फंक्शनेबल होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? डीएनए का बहुत सारा पार्ट किस में चला जाता है? पैकेजिंग में। मतलब उसको मैनेज करने में, फोल्ड करने में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है। कुछ ही पार्ट उसका फंक्शनेबल है और उस फंक्शनेबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीन। दिख रहा है आपको यहां पर ये जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए।
तो डीएनए का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो पैकेजिंग में चला गया। जो फंक्शनेबल पार्ट है डीएनए का वो क्या कहला रहा है? जीन। तो देखो ये फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बता रहा है। सेल के अंदर, यही ध्यान रखना और बोलते हैं ना फटाफट से। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें वो इंफॉर्मेशन है जो आगे पास ऑन हो रही है पेरेंट से यंग वंस में। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये सेल डिवीजन के टाइम पर एक रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या बने होते हैं? क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म? वंश आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? बोल नहीं सकते आप? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म? इसका जो वो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था पिक्चर में वो हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या कहलाता है? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर डीएनए का मोस्ट ऑफ द पार्ट किसमें चला जाता है? पैकेजिंग में। उसका कुछ ही पार्ट फंक्शनेबल होता है, कुछ ही सेगमेंट फंक्शनेबल होता है, एंड दैट पार्ट इज पर्टिकुलरली नोन एज जीन। जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली में पास ऑन होने वाली है, हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आईज का कलर कैसा होगा, नोज की शेप कैसी होगी, ईयर्स की शेप कैसी होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन जीन्स पर होती है। किस पर होती है? तो हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो अब जीन्स के बारे में करेंगे। पहले ये सब कुछ कॉपी कर लो एज इट इज, पूरा फ्लो चार्ट।